नहीं तो नहीं हो पाता है। साइकोलॉजी में एक अप्रोच होती है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच। जी। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि नए लोगों को अगर राजनीति से जोड़ना है तो आपने जैसा समझाया मेरे दिमाग में, खैर बहरहाल नहीं, आप अभी भी टाइम है आपके पास। आपके परिचय में एक और चीज़ लिखी है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जैसे मेरी सहयोगी ऋतु कह रही थी कि आप एक वैशिष्ट लेकर चलते हैं कि तिलक है। वैसे तो कई सारे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो तिलक लगाते हैं, लेकिन क्या राजनीति में भी इसका फायदा होता है? क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं खास करके बीजेपी पर कि वो धर्म का इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए। तो आपको ऐसा लगा कि इसके नफ़ा नुकसान से आप लोगों ने राजनीति की? नहीं, मैं आपको भी और सबको कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई, गुजरात, महाराष्ट्र की राजस्थान की भाजपा सरकारें बर्खास्त कर दी गई और आरोप यह लगाया गया कि भाजपा वालों ने सब कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हुए, कहाँ भाजपा की सरकार बन गई बता दीजिए आप मुझे। मध्य प्रदेश में आई रिपीट होकर, उत्तर प्रदेश में आई रिपीट होकर, और अगर नहीं आई तो भाजपा के लिए घाटा है कि फायदा है? दूसरा, 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना। राहुल गांधी 4 लाख में जीत गए, हम 1.5 लाख में जीते मोदी जी। अयोध्या जहां की कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा सीट, वो हम हार गए। ये फायदा घाटा कैसे सोचते हैं भाई? भाजपा को तो सच कहें तो इससे मैं तो ये सोचता हूं कि वोट बैंक नहीं बनता है इसी के कारण भाजपा का हाल ये है कि रोज कमाना रोज खाना जैसा होता है, वैसे ही जब हमारी सरकार बनती है हमको मेहनत से काम करना पड़ता है, क्यों वोट बैंक नहीं है भाई। अगली बार चुनाव लड़ेंगे फिर एक से शुरू करना है गिनती। और जिन्होंने अपने वोट बैंक बना लिए, चाहे जैसे भी बोलकर बना लिया, चाहे घुसपैठ कर बना लिया, जो भी करा लिया, उनके वोट बैंक, वो उनकी संख्या लंबी शुरू होती। मेरा बहुत स्पष्टता इसमें मानना है कि कोई ये सोचता है कि इन मसलों में भाजपा को कोई फायदा है, उनके लिए मैं ये प्रमाण देता हूं कि वो सोच कर देखें इसमें क्या हुआ है। लेकिन एक बात साथ में और कहता हूं कि ऐसी 100 सरकारें आए और चली जाए, जो लक्ष्य देश का है, जो सनातन का विषय है, जो हमारे देश के स्वाभिमान का विषय है, उस पर भाजपा 100 सरकारें कुर्बान करने को तैयार होती है हमेशा, कोई संशय नहीं। आप अभी थोड़ी देर पहले नक्सल समस्या पर बात कर रहे थे कि आप चाहेंगे तो, चूंकि इस विषय में देश के गृह मंत्री भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं और 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत काउंटर ऑफेंसिव रही है सुरक्षा बल यहाँ पर, खास करके छत्तीसगढ़ में, बस्तर का इलाका हो चाहे और भी कुछ इलाकों में जो मुठभेड़ हुई है। तो इस बारे में कितने आश्वस्त हैं सर कि वाकई जो गृहमंत्री जी ने कहा है और आप लोगों की बराबर बैठकें भी हो रही हैं, तो इस लक्ष्य को 2026 तक हासिल कर लिया जाएगा? मैंने देश के पहले गृहमंत्री जी को तो नहीं देखा, जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, समझा है। हम अपने घर की बारात का दिनांक नहीं बता पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप साथ में सोचेंगे कि 370 हट जाएगा, किसी को नहीं समझ में था। हम लोग तो आंदोलन करते थे, 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो, मौका है, सड़क पे चिल्लाते थे, सब करते थे। और उस समय ये जितनी चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं में जब पता चलता था तो ये बात समझ में आती थी कि 370 के विषय में कैसे हटेगा। अगर कोई सरकार ऑर्डर भी करती है कि इसको हटना है तो उसको तो वहीं पारित होना है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित होना है। जब वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित हो जाएगा तभी वहां लागू होगा। ये 370 का प्रावधान था, डेडलॉक था, मैंने दैट सॉर्ट ऑफ डेडलॉक वाज देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोले तो उसको वहां पारित होना है, तब वो लागू होगा। ऐसे 370 के डेडलॉक को खत्म करके और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हो, 370 खत्म करना हो, यह भी उन्होंने किया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कितने देशों से मिलकर, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यानी अनेक देशों के बीच का वो इंसर्जेंसी, एक राज्य छोड़ दे तो बाकी सब जगह खत्म हुई है। पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि बम फूटा करते थे, आतंकवादी शहरों में घुस जाया करते थे, कभी बंदूकें चलाया करते थे, लोग दहशत में होते थे।
कभी बम फूटता था, वो नहीं फूटता भाई अब, क्योंकि बम फोड़ने वाले को कोई दिल्ली में बंगले में बिरयानी नहीं खिलाने वाला है अब, वो स्पष्टता है। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े अभियान किए, उनका कहा अगर है तो यह भी पूर्णतः सिद्ध होकर रहेगा, ये संकल्प, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपने कुछ पुरानी बातें भी कही, लेकिन विपक्ष यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ में भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, और क्या राज्य में पुलिस में जो उनकी संख्या है या उनके जो संसाधन है उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि करने की कोई योजना है अभी? निसंदेह है, 5 वर्षों में इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया कांग्रेस की सरकार ने, इंस्टीट्यूशनली बर्बाद किया 5 वर्षों में। FL 10 ऐसी व्यवस्था कहते थे शराब के संदर्भ में, शराब का घोटाला सब जानते हैं। FL 10 वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस सरकार ने ठीक किया, मतलब मुख्यमंत्री जी ने उसको छुआ भी नहीं ना, चिमटी से उठाकर दूर कर दिया। कोयले का विषय हो, और इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से सारी संस्थाएं सरकारी लगी हुई थीं, तो सारी संस्थाओं को क्या स्थिति में पहुंचना था सब समझ सकते हैं। पुलिस का भी मनोबल ऐसा ही था। अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेशन के लिए, स्पेशली 6000 कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 950 ऐसे सब इंस्पेक्टर्स थे जो 2018 से लेकर के कभी पोस्टिंग ही नहीं कर पाए, उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करा पाए, वो हमने कराया, पूरा कराया। 350 SI की भर्ती और निकाली, इसमें नगर सेना की भर्तियां अलग हो रही हैं। ऐसे विभिन्न भर्तियों के माध्यम से, और आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊं कि बस्तर में 3500 की भर्तियां बस्तर फाइटर्स की और होने वाली, और बहुत सारी भर्तियां हैं। इन सारी भर्तियों के माध्यम से हम जितना भी गैप है वो भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें उपयोग होकर के आगे आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो यहाँ पर स्पेशली छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, मैं आपसे 1-2 बात कहना चाहता हूँ। बलौदा बाजार की घटना हुई, कांग्रेस के नेता जेल में थे। बीजापुर की घटना हुई, पत्रकार वाली, कांग्रेस के नेता जेल में थे। सूरजपुर की घटना हुई जो बहुत चर्चित हुआ, एक माँ और बेटी के साथ जो ये हो गया, कांग्रेस के नेता जेल में थे। भाई ये सब क्या कहता है, ये घटनाएं क्या कह रही, और प्रमाण के साथ थे भाई, कोई भाजपा ने उसको जेल में नहीं डाल दिया किसी को, प्रमाण था सब बातों का। तो ये है क्या, मतलब फाइनली आंकड़ों में आप जाएंगे कि हत्या या लूट या चाकूबाजी, इन आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़ों में बड़ा फर्क नहीं दिखेगा आपको। नहीं, तो आप कहते कहते रुक गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा आरोप आप उस दल पर लगा रहे हैं, हमें लगा विपक्षी दल है। हाँ बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि सारी हिंसा की वारदातें या सारे जो कानून व्यवस्था के विषय हैं उसमें षड्यंत्र कर रही है कांग्रेस। मैं अब क्या हुआ है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इन 3 बड़ी घटनाओं में जो प्रदेश की चर्चित घटनाएं रहीं, उन तीनों घटनाओं में तो ये सामने है ना विषय। अब ये क्यों है भाई, और आंकड़ों में आप कहेंगे तो किसी भी एक चीज़ का आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे, चाकूबाजी हो या लूट हो या ये हो, इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन आंकड़ों में फर्क नहीं है या ये हुआ ये कहकर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये ज़रूर मानता हूँ हृदय से बहुत काम करने की ज़रूरत है, और मैं प्राण लगा कर काम करूँगा। कम से कम इस बात के लिए ताली बनती है अगर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पर ये कुछ और सवाल माओवाद से ही जुड़े हुए थे हम लोगों के दिमाग में कि ये जो नई नक्सल सरेंडर पॉलिसी है, इसमें क्या प्रावधान है ऐसे विजय जी, और इस आपको क्या लगता है इससे कैसे बदलाव आएगा? नक्सलवाद के विषय में बस्तर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, और बस्तर में जिस तरीके की स्थितियां अभी हैं, मतलब आप 24-25 साल के लड़के से भी वहाँ मिलेंगे तो वो शहर में आकर के कभी उसने टीवी नहीं देखा है, शहर में आकर अपने गांव में नहीं देखा भाई टीवी नहीं देखा, ये इससे 25 साल का लड़का है। ये सिचुएशन वहाँ मिलता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ी संख्या में ये सब मिलता है। तो बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, जो आजकल बेसिक नीड्स हैं,
वो भी नहीं पहुंच पाते। और अगर ये सब नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये सब स्थिति वहाँ नहीं है तो ठीक करना हम सब की जिम्मेवारी है। सरकार की तो होती ही होती है, बाकी सबकी जिम्मेवारी। वहाँ पर सरेंडर लोग करें, सरकार को एक गोली न चलाना पड़े, सरकार ये मानती। और बिल्कुल हम लोग हृदय से इस बात को मानते हैं कि कभी गोली चला करके इस बात का हल नहीं निकल सकता। हाँ, यह इस बात का हल ज़रूर निकल सकता है वहाँ पर डेवलपमेंट को करके, वहाँ पर लोगों को कन्विंस करके, अपने साथ रख करके। और इसलिए सरेंडर पॉलिसी भी एक पूरे देश में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी। अब मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा उसमें, तो अगर कोई 5 लाख से ऊपर का इनामी नक्सली सरेंडर करता है तो 3 सालों तक उसका रहना, उसका खाना, उसको स्किल डेवलपमेंट उसका करना, हर महीने 10,000 रुपया देना, फिर जब उसका जो इनाम का पैसा है वो भी उसको देना, वो भी लाखों में होता है। और जो उसने गन लाया है, मशीन आयुध कुछ लाया है, उसका वो भी पैसा उसको देना, एक प्लॉट भी देना, प्रधानमंत्री आवास भी देना। ये मोटी मोटी बातें हैं जो सब कुछ सरेंडर पॉलिसी में अभी है। बल्क में सरेंडर कोई करेगा, कोई पंचायतों में सरेंडर करेगा। तो अभी एक और कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत में अगर कोई एक पंचायत में 10 लोग हैं और उनके कुछ लोग होते हैं जो वर्दीधारी होते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो टाइम से आते जाते हैं। ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि भाई कि पूरे पंचायत, चूँकि मैं पंचायत का विभाग भी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई पंचायत ही प्रस्ताव करे कि हमारा ग्राम पंचायत माओवाद मुक्त होगा।